हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज जो जीएसटी सीरीज मैंने स्टार्ट की थी उसका लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में जीएसटी की प्लेलिस्ट पे जाएं। उसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो प्लीज़ कृपया कर उन्हें ज़रूर देखें। जो कोई भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है जिसने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लेक्चर 3 देखने से पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उन दोनों लेक्चर में मैंने ये बताया है कि मैं इस बैच को कैसे कैरी करूँगा, आगे कैसे लेके जाऊँगा। इसके साथ साथ जैसे मैं अगर आप इस लेक्चर का सब्जेक्ट लाइन पढ़ पाएंगे तो उसमें मैंने ये लिखा है कि लेक्चर सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो इंटर। तो अगर आपके यहाँ पे डाउट आएंगे तो मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 में मैंने बताया कि मैं कैसे आगे कैरी करूँगा जिससे फाइनल और इंटर दोनों के लिए ये लेक्चर सुटेबल हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेरी एक दो लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछी हैं, तो जब मैं आज का लेक्चर पढ़ाऊँगा तो वहाँ आपसे वो भी डिस्कस कर लूँगा। इसके साथ साथ अब मैं आज का लेक्चर 3 स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। उसको स्टार्ट करने से पहले जो एक कमेंट में मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर आप ये बैच कब तक कंप्लीट करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो अगर आप कोई भी इंटर के स्टूडेंट हैं तो एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट जो आपका बैच ख़त्म होने का होगा वो आई होप मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं 22 सितंबर एंड तक आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म कर दूँ। वैसे जो हमारा ये जो मैं बैच लेक्चर लेके चल रहा हूँ वो न्यू कोर्स वाला है और वो मई 2024 के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मई जो नवंबर 2023 के स्टूडेंट हैं वो उस क्लास को नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन जैसा कि मेरा मकसद पहले मई 2024 के लिए था तो इसलिए मैं हमारे पास काफ़ी इनफ टाइम है कि अगर बैच थोड़ा डिले भी होता है मैं पूरा ट्राई करूँगा डिले ना हो इंटर वालों के लिए, बट अगर डिले होता भी है तो एक दो दिन लेक्चर मेरे पेंडिंग रह जाएं। और इसके साथ साथ जो फाइनल के स्टूडेंट हैं वो चाहे सीए में हो चाहे सीएस में हो या सीएमए में हो, उनके लिए बताना चाहूँगा जो आपका बैच जो एंड होगा उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 31 अक्टूबर रहेगी। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपके लेक्चर को कुछ एक्सटेंड करने की मुझे एक दो क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। आपका लेक्चर मैं आई गारंटी कि मैं 31 अक्टूबर तक क्लोज़ कर दूंगा। लेकिन ये दोनों लेक्चर जो क्लोज़ होने हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपका जो ये लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ अपना टाइम लगा के, आपका उस पर क्या कमेंट रहता है, मतलब आपका रिस्पॉन्स कैसा है। क्योंकि अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप भले भी सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, शेयर ना करें, सबसे इम्पॉर्टेंट आप मेरे पूरे लेक्चर को देख के अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर पूछें। कमेंट पूछेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं जो लेक्चर अपना टाइम लगा के आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। और वो वैल्यू एडिशन होगा तब भी जो हमारा जो हमने एक जो कहते हैं ना आपकी एक मुद्दा या जो भी हमने एक टॉपिक उठाया है उसी का तभी फ़ायदा है जब मैं लेक्चर कंप्लीट कर पाऊँ। लेकिन उसका जब आपका रिस्पांस आएगा अच्छा, मैं तभी उसको मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। देखो आपको सीए बनना है तो आपके पास तो मोटिवेशन है, ठीक है। एज सच मैं पढ़ा रहा हूँ तो जस्ट मेरी एक हॉबी है और मुझे लगा कि क्यों ना एक थोड़ा टाइम सेव करके एक सोसाइटी के लिए भी कुछ एक बैच लेकर आया जाए। सोसाइटी के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते जीएसटी का बैच, तो उनके लिए मैं लेक्चर लेके आया हूँ। बट प्लीज़ थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। अगर आप प्लीज़ डाउट ज़रूर पूछें, कमेंट सब्सक्राइब ना करना चैनल मत करें, लाइक नहीं करना मत करें, पर डाउट कुछ आ रहा है ज़रूर पूछें। इससे मुझे ये मोटिवेशन होगा कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं। अभी तक जैसे मैंने 2 लेक्चर डाले हैं तो अभी मेरा देखा जाऊँ तो जो मैंने एक्सपेक्टेड किया था उससे थोड़ा अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरी पहली वीडियो में आज जो डेट है उसके अकॉर्डिंग करंट आज 22 अगस्त यानी 22 अगस्त से जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक मेरी पहली वीडियो में 250 से ज़्यादा व्यू, 220-30 से ज़्यादा व्यू हो गए हैं। तो यानी 220 लोगों ने क्लिक किया है, तो आई थिंक 200 लोगों ने तो पूरी वीडियो देखी है। सो अभी तक तो ये एक बैच अच्छा जा रहा है। बट अभी तक मुझे आपसे अगर मुझे नहीं पता आपको मुझसे क्या कुछ डाउट है कि नहीं, मुझे आपसे बस एक ही प्रॉब्लम है कि प्लीज़ कमेंट जरूर पूछें अगर वीडियो देख रहे हैं तो। अगर नहीं देख रहे किसी कहीं और क्लास ले रहे हैं तो प्लीज़ उनकी ही क्लास लीजिए।
बट अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो अच्छा बुरा जैसा भी कमेंट हो, क्लास पसंद आ रही है तो उसमें कमेंट करें, और क्लास पसंद नहीं आ रही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कमेंट करें। क्योंकि अगर क्लास पसंद नहीं आ रही तो मैं आप तो नहीं देखेंगे, पर जो आपके स्टूडेंट होंगे जो मेरे से क्लास लेंगे, तो ये आपकी भी लाइबिलिटी है कुछ कि आपको भी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आपका एक कमेंट से मैं अपना कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी क्लास को। क्योंकि ये लाइव नहीं है, अगर मैं लाइव पढ़ाता तो मुझे पता होता कि आपका मेरा इंट्रोडक्शन होता कि आपके क्या डाउट्स हैं, मैं उसी के हिसाब अपने आंसर देता। क्योंकि ये बैच लाइव नहीं है तो मुझे नहीं पता कि आपके किस तरह के डाउट होंगे, तो इसलिए रिकॉर्डेड बैच का हम दोनों को, आपको मुझे आपकी बात मैं आपको कह रहा हूँ मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही, और मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, इसका एक ही सबसे बड़ा जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो है कमेंट। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें लेक्चर देखने के बाद। इसी के साथ मैं अपने आज के लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस लेक्चर रिलेटेड कुछ भी, सर कैसे कंप्लीट होगा, क्या है, कैसे प्रोसेस करोगे, कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ विद इन द 3 या 4 आवर मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा, उस पर कमेंट फुल रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ अपना नंबर भी, अगर आप पूछेंगे कमेंट में तो नंबर शेयर कर लूँगा, तो हम जिससे डायरेक्टली बात कर लेंगे। अगर कोई क्वेरी आपकी कमेंट से आपको लग रहा है वो सॉल्व नहीं हो सकती, तो मैं आपका फर्दर अपना पर्सनल नंबर ज़रूर शेयर करूँगा, जिससे आपसे बात करके मैं आपके सारे कमेंट दूर कर सकूँ। इसी के साथ मैं अपना आज के लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। आज के लेक्चर शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जो 2 मिनट का, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंट्रो देता हूँ, वो मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो जीएसटी में हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है। अगर आप मेरी पहली और दूसरी वीडियो देखेंगे जिसमें हमने देखा कि लॉ कैसे बनता है, लॉ कौन बना सकता है। सबसे पहले हमने देखा लॉ कैसे बनता है, ठीक है, कौन बना सकता है, पार्लियामेंट कौन से सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाएगी। इसके बाद हमने ये भी देखा कि इंटर स्टेट के बाहर अगर जो सेल होगी उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती, इसलिए उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। लेकिन हमने लास्ट क्लास में एक पॉइंट को टच किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती तो है, उसके लिए रेवेन्यू कलेक्ट तो करती है, लेकिन उसका एक शेयर वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। तो इसी आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में टच करेंगे। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आपका जीएसटी लॉ क्या है, कौन कौन से प्रोविज़न है, उसके साथ भी उसको क्लोज करके कल से हम फुल फ्लैज अपना सप्लाई चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अब आपके यहाँ पे थोड़े से डाउट ये आएंगे कि सर जो आपने इंट्रोडक्शन चैप्टर छोड़ दिया है वो आप आगे नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो एक रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, आपकी लैंग्वेज में जो कहते हैं रट्टा मारने वाला, बट मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैंने आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा है तो मैंने वहाँ भी आपको बोला है जो रिलेवेंट पॉइंट है, जो ICAI क्वेश्चन पूछता है वो मैं आर्टिकल पूरे करा चुका हूँ। उसके साथ साथ हम सारे पॉइंट को 1 बाय 1 टच करेंगे। जैसे जैसे मेरे आगे लेक्चर बढ़ेंगे मैं वैसे वैसे जहाँ वो उन चैप्टर का रेफरेंस आता रहेगा मैं उससे लिंक कराता रहूँगा। मैंने वो अभी चैप्टर पहली बार में स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट क्यों नहीं कराया, अभी मैं स्टार्ट कराता तो आपको रट्टा मारना पड़ जाता, मैं आपको समझाता कि इस कंसेप्ट में ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि आपने वो पूरा प्रोविज़न डिटेल में नहीं पढ़ा होता तो आपको कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम होती। 1 मिनट। तो आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम होती, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई टॉपिक रट्टा मारना पड़े। तो जब मैं वो चैप्टर पढ़ा दूंगा, वो कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं जब लिंक करूँगा तो आई गारंटी कि आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और एग्ज़ाम तक तो छोड़ो, आपको लाइफ लॉन्ग तक जो बेसिक कंसेप्ट हैं जीएसटी के वो आपको याद रहेंगे। तो जब मैंने आपको वो बेसिक जैसे कंसेप्ट पढ़ाया था तो प्लीज़ उस चैप्टर को स्किप ना करें। मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट का एक नेचर रहा है कि वो छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ICAI 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है या कभी नहीं भी पूछता है, तो क्यों उस 3 नंबर के लिए चैप्टर को पढ़ा। जब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो वो चैप्टर है, जो अगर आपने मेरी वीडियो ली होगी तो आपको पता होगा मैंने उसका एक एक कंसेप्ट बताया है कि लॉ कैसे बनता है। और वो टॉपिक आपको ओनली इसी लेक्चर खाली जीएसटी के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, आप आने वाले जो भी वीडियो देखेंगे उन सभी जो भी लेक्चर लेंगे, जो भी आप अपना DT की क्लास लेंगे, आप लॉ की क्लास लेंगे, आप उन सभी के लिए आपके वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसी के साथ आज मैं अपने आज के लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे आज के लेक्चर की थोड़ी बुनियाद रखता हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे कि
जीएसटी आने से पहले जो मैंने आप लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास बहुत सारे लॉ थे। मैंने आपको बताया था कि पहले सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी, वैट होता था, कस्टम ड्यूटी होती थी। उन सबको हटा के गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस करा। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि सर्विस टैक्स तो मैं पूरा हट गया है, अब उसमें कुछ नहीं है, तो उसका पूरा रिप्लेसमेंट जीएसटी आ गया है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट पे वैट अभी भी है, कुछ प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी है। वो कौन से प्रोडक्ट हैं? तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, जब हमारा चैप्टर 2 जो कि हमारा चैप्टर है सेक्शन 9 जो कि चार्जिंग सेक्शन है सीजीएसटी का, हम जब उस चैप्टर को, उस सेक्शन को टच करेंगे, तब मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। उस कंसेप्ट से मैं आपसे लिंक करा दूँगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है। तो अभी आप बस ये मान के चलिए कि अभी आपने वो नहीं पढ़ा, तो जस्ट आप ये मान के चलिए आज की डेट में सर्विस टैक्स नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, वैट नहीं है। कस्टम ड्यूटी मैं आपको बता दूं, कस्टम ड्यूटी 3 प्रकार की होती थी। एक प्रकार की जो जिसे वीसीडी बोलते हैं, वैसे कस्टम ड्यूटी वो अभी भी है, बाकी जो 2 ड्यूटी हैं वो नहीं है। इस टॉपिक को मैं कस्टम ड्यूटी को अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो जो इंटर के स्टूडेंट हैं उनके लेवल पर नहीं है। तो इसको हम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बैच है, जो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, वो ऐसा है कि जो भी वीडियो को लेक्चर ले रहा हो वो फाइनल और इंटर सबके लिए कॉमन रहे। किसी को ये ना लगे कि मैं फाइनल लेवल का पढ़ा रहा हूँ, किसी को ये ना लगे मैं इंटर लेवल का पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे ही हम अपने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर के अपना इंटर का सिलेबस ख़त्म कर देंगे और जब हम कस्टम पे पहुँचेंगे, तो वहाँ मैं वो जो कौन सी कस्टम ड्यूटी अभी भी है, कौन सी नहीं लगती, वो मैं टच कर लूँगा। अभी के लिए अब ये बात मान के चलिए जस्ट रफली कि कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती, किसी को बोलना नहीं है, बट लगती है, बट बीसीडी लगती है। 2 ड्यूटी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी वो लगती है, बाकी 2 ड्यूटी नहीं लगती। तो अभी के लिए आप उसको थोड़ा 1-2 महीने के लिए स्किप कर सकते हैं। जब हम कस्टम पढ़ेंगे फाइनल के स्टूडेंट, तब मैं ज़रूर बताऊंगा, इसको पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। अभी आप जस्ट जीएसटी फोकस रखें कि जीएसटी आने से हमारा सर्विस टैक्स, हमारा वैट, हमारा एक्साइज सब कुछ हट गया है। जस्ट 1-2 प्रोडक्ट हैं जिन पे अभी भी एक्साइज और वैट है। वो कौन से प्रोडक्ट हैं वो हम आने वाली जो दूसरा या तीसरा लेक्चर जो मेरा फर्दर होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि जीएसटी आने से हमारे सारे टैक्स हट गए, और ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले कॉम्प्लेक्सिटी बहुत थी। पहले क्या होता था, कॉम्प्लेक्सिटी होने के कारण काफ़ी सारे टैक्स थे, तो गवर्नमेंट ने देखा कि काफ़ी सारे टैक्स हैं और उन टैक्स के साथ साथ डबल टैक्सेशन भी हो रहा था। 2 रीज़न थे, एक तो काफ़ी टैक्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था कि कोई सर्विस टैक्स लगा रहा है, स्टेट कह रही है हम वैट लगाएंगे घर, और सेंटर कह रही है हम सेंटर सेल टैक्स लगाएंगे। फिर एक्साइज ड्यूटी भी 2 प्रकार की थी, स्टेट की अलग थी और सेंटर की अलग थी। गुड मैन्युफैक्चरिंग करो तो अलग से टैक्स, काफ़ी सारे टैक्स थे। जिसने भी पहले अगर इंटर स्टूडेंट ने तो कभी वो पढ़ा नहीं होगा। अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हैं और आप 2017 से पहले अगर आप, आई होप, मुझे नहीं लगता कोई भी होगा इतना पुराना, बट क्योंकि मैं था अपने लेवल पे जब मैंने पढ़ा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने इंटर में मैं एक्साइज ड्यूटी और जब मैंने सर्विस टैक्स पढ़ा था तो मेरा पूरा यहाँ से गया था। तो आप बोलेंगे सर को तो कुछ आता नहीं, मुझे क्या पढ़ा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है, मेरी वहाँ भी एग्जाम्सन आई थी। बट मैं बताना चाहूँगा जीएसटी क्वाइट ईजी है बाकी लॉ से, क्योंकि आपको एक ही एक्ट याद रखना है। तो अब आप उसी के साथ जब हमने कल लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं लेक्चर स्टार्ट करने चाह रहा हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं मेरे लेक्चर 3 देख रहा है तो मैं आपसे फिर कहूँगा लेक्चर 1-2 जरूर देख लें, क्योंकि मैं आगे जो बात बोलूँगा वो आपको जो भी समझ में आएगी। तो जैसा कि लेक्चर 3 में मैंने डिस्कस किया था कि रिवेन्यू शेयर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या था कि सेंटर के पास कुछ रिवेन्यू का सोर्स था, कुछ रिवेन्यू सोर्स स्टेट के पास था, ठीक है। और उसके बाद जीएसटी आया। जीएसटी में क्या हुआ, रिवेन्यू सोर्स डिवाइड हो गए, यानी इसमें ये हो गया कि जो भी रिवेन्यू आएगा जीएसटी से वो आधा तो सेंटर रखेगा और आधा है वो स्टेट रखेगा। तो आज इसी कंसेप्ट को हम आपसे पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूँ। जो मैं कंसेप्ट कह रहा हूँ उसको मैं लिख के बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिससे आपको बात मेरी समझ में आए। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ जो ये क्लास नोट है, ये जो भी मैं आपको यहाँ पे लिखूँगा वो मैं अपने यूट्यूब की वीडियो के लिंक में अटैच कर दूँगा, तो आपको यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी मैं आप पढ़ाता रहूँगा वो अपने वीडियो में डेली बेसिस पे लेक्चर जो भी मैं लिखूँगा अपने हैंड नोट्स या फिर जो आईसीआई की बुक जो हम रेफ़र कर रहे हैं, जब भी नोट पढ़ाऊँगा तो मैं वो रेफ़र कर दूँगा, जिससे आपको आसानी रहे कि हमने कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा था।
आप बस उसी को रेफ़र कर सकते हैं। अगर मैं किसी वीडियो में अगर मैं अटैच करना भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो के नीचे से अटैच कर दूँ। इसके साथ साथ अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो हम जल्दी अपना टेलीग्राम चैनल ज़रूर बनाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल हम कब बनाएंगे, और मैंने सोचा हम व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम से ज़्यादा मुझे लगता है कि व्हाट्सअप ग्रुप पे ज़्यादा इंटरेक्ट रहता है। व्हाट्सअप ग्रुप पे हम ज़्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो बट वो आप सबके ऊपर है, आप कमेंट करें कि हमें व्हाट्सअप ग्रुप बनाना चाहिए या टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए। और अगर बनाना चाहिए तो प्लीज़ अपने नंबर जरूर शेयर करें मेरे साथ, अगर व्हाट्सअप ग्रुप बनाना है। और टेलीग्राम ग्रुप बनाना है तो उसके लिए कमेंट करें, फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप बना के जल्दी बना के आपके साथ लिंक शेयर कर लूँगा, जिससे आप क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो डायरेक्ट टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करके आपको अपनी कंपनी से मैं लेके चलता हूँ। देखिए जीएसटी क्या है। जब जीएसटी है, इसमें क्या है आप आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ना क्या है मैं आज हमें ये देखना है बेसिकली। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे पता होगा, लेकिन देखो जिसको पता है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं या अपनी स्पीड 2 को भी कर सकते हैं। जिसको नहीं पता मैं को ये मांग के चलूँगा, आप कुछ नहीं जानते। तो इसमें होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि CGST क्या है। अगर ये दोनों क्या होता है, अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं यानी विद इन स्टेट, तो ये आपके ऊपर लगता है। और आप अगर इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं आउटसाइड द स्टेट, तो हमारे पास IGST कंसेप्ट आता है। जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये कैसे लगता है। सपोज करो अगर 18% का रेट है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो 9% लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 9 लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो 9 लगाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है ये। और 9 लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। ऐसा क्यों हुआ? जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले बहुत सारे लॉ थे। पहले के लॉ में क्या था, पहले या तो टैक्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी या स्टेट लगाती थी, दोनों कभी नहीं लगाती थी, या सेंटर या स्टेट। जब सेंटर लगाती थी उसका रेवेन्यू सेंटर रख लेती थी, जब स्टेट लगाती थी उसका रेवेन्यू स्टेट रख लेती थी। लेकिन क्योंकि उन्हीं लॉ को कंबाइन कर दिया, क्योंकि सेंटर ने भी अपने कुछ रेवेन्यू सोर्स छोड़ दिए। सेंटर ने क्या छोड़ा, सर्विस टैक्स छोड़ दिया, एक्साइज ड्यूटी छोड़ दी। स्टेट ने क्या छोड़ा, मेजरली वैट छोड़ दिया, जो उनका वैट था। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट पे वो एक्साइज ड्यूटी भी लगाते थे उन्होंने, एक दो प्रोडक्ट वो भी छोड़े। एक्साइज तो खैर उन्होंने ज़्यादा नहीं छोड़े, बट मेन उनका वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि सीएलओ ग्रुप लगता है, उन्होंने वो छोड़ा। तो जैसे उसने इन्होंने भी कुछ सेक्रीफाई करा, उन्होंने कुछ सेक्रीफाई करा, फिर उन्होंने बोला अब जो भी खाएंगे मिल बांट के आधा आधा खाएंगे। हमेशा भाई स्टेट कहता था सेंटर से कि आपके पास ज़्यादा रेवेन्यू सोर्स है, स्टेट कहता था, सेंटर कहता था नहीं 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 आपके पास भी सोर्स है, आपसे वैट का आपके पास बहुत रेवेन्यू आता है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी थोड़ी वो रहती थी, कहते ना, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो जीएसटी लाइन से इन्होंने क्या करा, थोड़ी कोऑर्डिनेशन लगाने की कोशिश की। इससे क्या होगा कि आगे का जो टैक्स होगा आधा तुम रखो आधा हम रखें। ठीक है, तो इन्होंने कंसेप्ट लेके आए जिसे हम लोग ड्यूअल कंसेप्ट बोलते हैं जीएसटी में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी टैक्स लगेगा अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है विद इन स्टेट, तो उसी सेल पे सेंटर भी लगाएगी स्टेट भी लगाएगी। तो सेंटर जो लगाती है उसको बोलते हैं CGST, जिसे बोलते हैं सेंटर गुड एंड सर्विस टैक्स। स्टेट लगाती है उसे बोलते हैं SGST, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। आई मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको तो ये रट जाइए आके जाके, तभी आप भी शॉर्ट फॉर्म ही रहने दीजिए। उसके बाद जैसा फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि विद इन स्टेट सेल हो रही है तो CGST SGST लग गया, जैसे कि आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पढ़ा था। लेकिन अगर स्टेट के बाहर सेल हो रही है, यानी दिल्ली का बंदा महाराष्ट्र में सेल कर रहा है, तो अब दिल्ली का बंदा बाहर महाराष्ट्र में सेल कर रहा है, तो मैंने बताया था, हमने प्रॉपर उसका पूरा एनालाइज किया था कि जब दिल्ली का बंदा बाहर सेल कर रहा है या यूपी का बंदा बिहार में सेल कर रहा है, तो जो सेलर है, जो स्टेट है, वो दूसरे स्टेट पर टैक्स नहीं लगा सकती। यानी दिल्ली आज चाहे कि वो महाराष्ट्र में सेल करते हुए सेल पर टैक्स लगा दे, वो नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती, वो हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें। जैसे मैंने बोला
बेसिक वीडियो जरूर देखें। आपकी देखें जब तक आपकी ना नींव अच्छी नहीं होगी ना, मकान अच्छा नहीं बनेगा। तो आप सोचें कि स्किप करके वीडियो छोड़ दें, वो एक दो 3 घंटे की वीडियो है, आप 2 की स्पीड पे देखेंगे तो 1.5 घंटे में ख़त्म कर देंगे। रात में सोते वक्त कान पे लगा लें, मैं क्या कह रहा हूँ, एक गाना से गा रहा हूँ मैं वीडियो में, तो सुन लें ज़रूर, उसके बाद ही लेक्चर देखें। तो मैं तो ये अस्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने लेक्चर देखे हैं, क्योंकि मैंने वो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इंटर स्टेट पे जब स्टेट से बाहर से होता था तो कोई स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती थी। क्यों लगा सकती थी मैंने बता दिया, लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लीजिए। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करा है। अभी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा क्योंकि हमारा कुछ आर्टिकल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना हुआ था जो कि कहता था कि स्टेट दूसरे स्टेट की टैक्स लगा सकती थी। इसका हमने वो भी एनालाइज किया था कि ऐसा क्यों है। उसका रीज़न ये है कि दोनों स्टेट में आपस में डिस्प्यूट ना हो। एक स्टेट बोले मुझे टैक्स लगाना है, दूसरा स्टेट बोले मुझे टैक्स लगाना है। उन डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए सेंटर ने ये बोला कि आप दोनों में से कोई टैक्स नहीं लगाएगा, टैक्स हम लगाएंगे। तो जब उन्होंने ये बोला भैया आप ही लगाओगे तो इससे क्या होगा, तो सेंटर ने बोला देखो लगाएंगे तो हम, लेकिन मैं रेवेन्यू रखूंगा नहीं, मैं वो आपको दे दूंगा। अच्छा, तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा था, सेल, जैसे कि पहले था सेंटर सेल टैक्स। उसमें क्या था कि सेंटर टैक्स लगाती तो थी लेकिन वो रखती नहीं थी अपने पास, वो स्टेट को दे देती थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ऐसे अब जीएसटी आया तो जीएसटी में जो हमने बोला सीजीएसटी एसएचसी की तो कंसेप्ट क्लियर था, इसमें कोई लड़ाई नहीं थी। सीजीएसटी मैंने बता दिया कि सेंटर ने बोला मिल बांट के खाएंगे हम दोनों। ठीक है, सीजीएसटी ने बोला आधा खाएंगे, एसजीएसटी ने बोला आधा खाएंगे, दोनों स्टेट आधा आधा ले लेगी। अब आया आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, जैसे इसका नाम है इंटीग्रेटेड। ठीक है, यानी दोनों का मिला हुआ है। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे अगर कोई, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक अभी आज की वीडियो में क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा, हम कुछ वैसा नहीं पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बेस तैयार करेंगे, बेस, जिससे मैं अपना आगे वाले लेक्चर 1-2 वीडियो में बेस ही तैयार करेंगे। मैं कहीं ना कहीं आपको लेके जाऊँगा, आपको लगेगा कि भैया कुछ पढ़ाई नहीं रही है तो टाइम पास कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये बेस आपके आगे बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है वीडियो थोड़ी स्किप कर दीजिए, 2 की देख लीजिए, पर देखिए जरूर, ये बेस ही आगे काम आएंगे आपके। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताया कि सीजीएसटी 9% लगा, एसजीएसटी 9 लगा, तो जब आईजीएसटी लगता है तो वो कितना लगेगा। अगर आप लाइव होते तो मैं आपसे जरूर डाउट पूछता कि कितना लगेगा। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर विद इन स्टेट सेल हो रहा है तो सपोज करो राम है, राम ने कोई गुड सेल करा दिल्ली का दिल्ली, दिल्ली टू दिल्ली, तो 18% टैक्स लगा। सपोज करो उन्होंने, राम ने कोई सर्विस दी, जैसे मैंने बोला कि जीएसटी में सर्विस टैक्स भी हट गया है, सर्विस दी 18% लगा, तो 9% किस लगेगा सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, दोनों गवर्नमेंट 9% रख लेगी। ठीक है, लेकिन अब सपोज करो राम ने जो सर्विस दी वो सर्विस किसी दूसरे स्टेट वाले पर्सन को दी, यानी राम ने जो सर्विस दी है वो दिल्ली में रह के मुंबई वाले पर्सन को दी है। ठीक है, तो अब लगना है आईजीएसटी। जैसा कि आपको पता है कि अब 2 टैक्स ही लगेंगे, पहले लगता था 2 टैक्स, सीजीएसटी एसजीएसटी, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, लेकिन अब लग गया सिंपली एक टैक्स आईजीएसटी। कितना, सपोज करो राम ने सेल करा दिल्ली टू यूपी, या कोई सर्विस दी या कुछ भी सेल करा, कुछ भी करा, ठीक है, तो कितना लगेगा, तो इस पे भी टैक्स लगेगा 18%। अब आप लोगों के कान थोड़े खड़े होंगे। अब आप बोलेंगे सर 9% ये समझ में तो आ गया, थोड़ा इसमें आईजीएसटी थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा और समझाओ उसके बारे में, आप क्या कहना चाह रहे हो यहाँ पे। देखो जैसे मैंने आपको बोला पहले क्या था, इसमें थोड़ा डिस्प्यूट हुआ। इसमें क्या हुआ, इसकी थोड़ी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। पहले क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, पहले सीएसटी लगता था जब आप स्टेट के बाहर सेल करते थे। ठीक है, गुड सेल करते थे, सीएसटी जिसे बोलते हैं सेंटर सेल टैक्स, जो कि अब नहीं लगता बिल्कुल भी किसी भी गुड पे। ठीक है, तो पहले क्या था, सेंटर वो लगाती थी, बस सेंटर वो रखती नहीं थी। सेंटर कहती थी कि स्टेट से कि आप लगा नहीं सकते क्योंकि आपको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान मना करता है, तो मैं लगाता हूँ, मैं आपको दे दूंगा। तो स्टेट ने बोला ठीक है, खुश सर हम ठीक। अब जब जीएसटी एक्ट आया तो स्टेट थोड़ा सेंटर के पास गया, स्टेट लोगों ने बोला सर आपने इक्वलिटी की बात करी, समझ में आ गया, आपने विद इन स्टेट सेल करी, आपने आधा सीजीएसटी आपने रखा, आधा एसजीएसटी हमने रख लिया, बात ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आप ये तो बताओ ना, उसका क्या हुआ? उसका सेंटर ने बोला, अरे किसका क्या हुआ? अरे मोदी जी उसका क्या हुआ? तो मोदी जी ने बोला, अरे किसके बात कर रहे हो, किसका क्या हुआ? अरे मोदी जी, स्टेट के बाहर तो टैक्स हम लगा नहीं सकते। मोदी जी ने बोला, हाँ तो वो टैक्स कौन लगाएगा? मोदी जी ने बोला, वो तो मैं लगाऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला, सर आप लगाएंगे, लेकिन आपको एक हम चीज़ याद दिलाना चाह रहे हैं, आप लगाएंगे तो, लेकिन आप रखेंगे नहीं। मोदी जी ने बोला, मैं रखेंगे नहीं, क्यों? स्त्री ने बोला, सर अरे क्या बात कर रहे हो आप? आपने अभी जो CST टैक्स था, जब GST से पहले था, तब लगाते आप थे, लेकिन हमें दे देते। क्यों देते थे? जब हम आपसे पूछते थे कि आप क्यों लगा रहे हो, तो आप क्या आंसर देते थे? अरे स्टेट आप लगा नहीं सकते, आपका संविधान आपको अलाउ नहीं करता, इसलिए मैं लगा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको शेयर दे दूंगा CST का पूरा। तो सर जो बात आप पहले कहते थे वो बात अभी भी तो लागू होनी चाहिए ना GST में। अब अभी भी हम GST में अगर स्टेट के बाहर सेल या सर्विस देते हैं तो हम तो लगा नहीं सकते टैक्स। अब जब आप लगा रहे हैं तो जो आप CST में करते थे वो पूरा शेयर हमें दीजिए, यानी IST 18% हुआ, वो 18% मुझे पूरा दे दीजिए। स्टेट ने ये बोला। तो सेंटर ने क्या बोला? सेंटर कहता है, बड़े चालाक हो रहे हो। स्टेट ने बोला, सर क्या चालाक हो रहे हैं? सर आप पहले तो करते थे ऐसा। तो सेंटर ने बोला, भाई पहले जब हम करते थे तो पहले हमारे पास रेवेन्यू के बहुत सारे सोर्स थे। स्टेट ने बोला, सर समझ में नहीं आई बात, आप क्या कहना चाह रहे हो? सेंटर ने बोला, पहले हमारे पास थी एक्साइज ड्यूटी, पहले हमारे पास था सर्विस टैक्स, दो टैक्स जो मेन टैक्स थे। आपके पास क्या था? खाली वैट, ओनली वैट। ठीक है, हमारे पास दो मेन सोर्स थे, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स। हाँ कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिस पर एक्साइज ड्यूटी स्टेट भी लगाती थी, लेकिन मेजर गुड जो थे उन पर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो लगाती थी सेंटर। सेंटर ने समझाई ये बात केजरीवाल जी को, अरे केजरीवाल जी आप तो IAS रहे हो, आपने तो हमारा संविधान पढ़ा ही है। केजरीवाल जी ने बोला, हाँ जी पढ़ा है मोदी जी, लेकिन बात समझ में नहीं आई। तो मोदी जी ने बोला, बैठो समझाते हैं। केजरीवाल जी बैठ गए, कह रहे देखो वैसे हमारा बनता तो नहीं आपको समझाना, आप समझते कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी चलो हम थोड़ी कोशिश कर लेते हैं एक बार को। तो केजरीवाल जी बोला, सर आप क्या समझाएंगे? मतलब मोदी जी ने बोला, मैं क्या समझाऊंगा? केजरीवाल जी बोले, सर आप सुनने में आया आप तो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। अरे मोदी जी ने बोला, भाई पढ़ा लिखा तो कम हूँ, लेकिन गुजराती हूँ, पूरा बिजनेस आता है मुझे, अब आ जा तो ये बिजनेस सिखाता हूँ। तो मोदी जी ने सिखाया केजरीवाल सरकार को बिजनेस। तो क्या सिखाया मोदी जी ने बिजनेस? मोदी जी ने बोला कि देख भाई, पहले दो टैक्स तू लगाता था मैन, मोटे मोटे बात कर रहा हूँ मैं तेरे से, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, मेरे को नहीं आती IAS की लैंग्वेज, ठीक है। पहले एक्साइज ड्यूटी मेजर गुड में मैं लगाता था, तो 1 पॉइंट मेरा। केजरीवाल जी ने बोला, हाँ ठीक है। तू लगाता था वैट सारे प्रोडक्ट में एक आध छोड़ के, तो 1 पॉइंट तेरा। तो केजरीवाल जी बोला, हाँ सर ठीक है, एक इक्वल हो गया। दूसरा, पहले मैं लगाता सर्विस टैक्स पूरा, कुछ भी तू नहीं लगाता था। केजरीवाल ने बोला, हाँ जी मैं कुछ नहीं लगाता था। मेरे पास कितने टैक्स हो गए? केजरीवाल ने बोला, सर 2। याद आया? 2। अच्छा, तू खाली लगाता था वैट, और जो CST थी वो भले भी मैं लगाता था पर सारा मैं स्टेट को बांट देता था, तो एक्चुअली में उसका रेवेन्यू कैसे मिला? स्टेट को। तो तेरे पास भी 2 हो गए। केजरीवाल साहब 2 कैसे हो गए? दोबारा सुन, मैं लगाया एक्साइज मेरा, मैं लगाया सर्विस टैक्स मेरा 2, तूने लगाया वैट तेरा 1, उसके बाद दूसरा भले भी सेंटर सेल टैक्स मैंने लगाया पर दे तो सारा तो दे दिया 2, तो यहाँ 2 क्या हो गए? इक्वलिटी। मोदी केजरीवाल जी बोले, हाँ जी 30 बात समझ में आ गई, लेकिन अभी यहाँ क्या लेके आ रहे हो टॉपिक, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो, आप सीधा डायरेक्ट पॉइंट में आओ ना मोदी जी। मुझे बोला, रुक तो जा भाई, रुक जा, ठहम जा। मोदी जी बोला, देख 2 टैक्स हमारे इक्वल में बढ़ गए। हाँ जी बढ़ गए। अब आया तो GST में। GST में हमने क्या बोला था कि हम जितने भी टैक्स हैं उन टैक्स को ख़त्म करके एक टैक्स लेके आएंगे, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल टैक्स, इतना टैक्स, सर्विस टैक्स। भैया लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। फिर बाबा में अमेंडमेंट, हमारा कंसेप्ट क्या, हमें एक टैक्स लेके आना है। केजरीवाल जी बोले, हाँ आगे बताइए आगे बताइए। तो मोदी जी बोला, सुन, अब ये जब हम टैक्स लेके आए हैं तो 2 तू लगाता था पहले, 2 मैं लगाता था, इक्वलिटी थी। हाँ जी। अब हम GST लेके आए हैं तो GST का तो मेन कंसेप्ट ही लाने का ये था कि स्टेट और सेंटर इक्वल रहें। केजरीवाल ने बोला, जी हाँ। तो अब सुन, अब जो तू इतना सडन बन रहा था मेरे सामने, एक बात बता, जब स्टेट में सेल हुई विद इन स्टेट, दिल्ली, ठीक है, आधा तूने लगाया टैक्स 9%, अगर 18% टैक्स है तो आधा टैक्स तू ले गया एस GST, ठीक है।
केजरीवाल ठीक है, आधा मैं ले गया, एक टैक्स तेरे पास, एक टैक्स मेरे पास। केजरीवाल ने हाँ जी भाई इतनी बात तो समझ में आ गई ना, क्या बात कर रहे हो, आगे टॉपिक पे आओ ना। मोदी जी बोले रुक जा भाई रुक जा, दूसरी बात तो सुन ले पहले। अब आया इंटरस्टेट सेल टैक्स। इंटरस्टेट, अच्छा उन्होंने बोला इंटरस्टेट, हाँ जब अब विद इन स्टेट के बाहर सेल हुआ, ठीक है, भले भी प्री जीएसटी से पहले जब बाहर के स्टेट के बाहर सेल होता था, मैं सारा रेवेन्यू तुझे दे देता था, तो उसका रीज़न था क्या, क्योंकि मेरे पास फुल फ्लेज 2 टैक्स थे, तो हम चाहते थे कि स्टेट भी बराबर रहे, एक पोजीशन में रहे, इसलिए हमने तुझे भी 2 टैक्स दिए, एक वैट के नाम का, एक सीएसटी के नाम का, ठीक है। भले भी हमने लगाया, हमने तुझे अपना दिल का टुकड़ा दिया शेयर, तो जब हमने तुझे उस टाइम इक्वल बना के रखा, तो आज तेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। तू नहीं जानता कि हमारे लिए भी कुछ इक्वलिटी रहे। केजरीवाल जी बोले समझ में नहीं आ रहा, आजा मैं तुझे किताब में समझाता हूँ, तो किताबी ज्ञान हुआ ना, मैं तुझे किताब में समझाता हूँ। उनने क्या बोला भाई सुन, पहले क्या था, बिफोर जीएसटी आ जाओ भाई, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैं कहानी बना रहा हूँ, पहले तो आपको बताना चाहूँगा, आई रियली रिस्पेक्ट मोदी गवर्नमेंट, आई रियली रिस्पेक्ट आम आदमी पार्टी। तो मैं तूता जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जस्ट वो आपको थोड़ा कॉमेडी में करने के लिए कह रहा हूँ। सो प्लीज़ कोई यहाँ पे प्लीज़ जय हो आम आदमी पार्टी के नारे लगाना चालू मत कर देना मेरे खिलाफ। वैसे भी आजकल आप देख रहे हो टीचरों को निकाला जा रहा है, ठीक है। सो मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, जस्ट एक कहते हैं ना एक नाट्य रूपांतरण है जो हिंदी में बोलते हैं। अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट हो यहाँ पे तो जस्ट वही है। आप बस एक कान सुने कान से निकालें, जिसमें आपको थोड़ी कॉमेडी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात ऐसी हुई है पर तू तक करके नहीं होगी, आपको समझ पता है, वो जस्ट एक थोड़ा क्लास में इंटरेस्ट रहे, इस चक्कर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं लीगल लॉ में कैसे बात हुई है वैसे चालू कर दूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, तो जस्ट एक वो है, ठीक है। तो बिफोर जीएसटी का आता मोदी जी ने बोला केजरीवाल जी से सुनो भाई, और दूसरा ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, देखो मैं आपको सिंपली कह सकता हूँ कि 3 एक्ट हो गए, ठीक है। बट मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे, मैंने जब अपना लेक्चर का स्टार्ट किया था मैंने आपको ये बोला था कि जो मैंने आपको एक गारंटी दी थी वो मैं गारंटी आपको दोबारा देना चाह रहा हूँ। जिसने भी क्लास कहीं और पेड दे के भी ली है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं ये ऐसे हाथ में रखने कसम खाते हैं वैसे कहता हूँ, आप उनकी लेक्चर लेने के बाद अगर आपके किसी कलीग ने किसी फ्रेंड ने ली है वो लेक्चर, आप मेरा भी ले लें और उसके बाद आप कंपेयर करेंगे तो आप उनसे ज़्यादा ही होंगे। क्यों? मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में इतना पढ़ाऊँगा, लगेगा आपको थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट उसकी कहानी का मेन मकसद है कि आपको टॉपिक पूरा याद रहे, आप रटे ना एक वर्ड भी, पूरा कंसेप्ट हो आपको कि लॉ बनता कैसे है, ऐसा है तो क्यों है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपको सिंपली लोग जैसे होता है कि IST लगता है तो लगता है, पूरी कहानी पता होनी चाहिए कि क्यों लगता है, कैसे है, पूरी कहते हैं ना बात की खाल निकालना। क्यों निकालनी है आपको खाल? इसका रीज़न है कि भैया आगे जाके आपको अपना भविष्य संभालना है, आगे जाके बड़ी बड़ी कंपनी में होंगे आप, बड़े बड़े आपके जो डिसीजन होंगे उनसे पूरी कंट्री इफेक्ट होगी। तो उसको इफेक्ट करने से पहले आज आप थोड़े खुद तो इफेक्ट हो जाइए, आप पहले खुद समझिए तो, ठीक है। कि जस्ट किताबी ज्ञान मत रखिए कि जस्ट पेपर में 5 नंबर लगाएगा रट लूँ, लेकिन उसका पता तो होना चाहिए। रट लोगे बेटा भूल जाओगे, 10 बार याद करना पड़ेगा। मैं टाइम लगा के कहानी इसलिए बना रहा हूँ, मुझे पता है कि लेक्चर इंक्रीज हो रहे हैं। जहाँ तक आपका रहा टाइम बैच क्लोज करने की गारंटी का टाइम, मैं आपसे कह रहा हूँ अभी स्टार्टिंग है 8 या 10 लेक्चर, थोड़ा मैं किसी अपने, जैसे आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट चल रही है, मैं उस काम में बिजी हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा अपना पर्सनल काम ख़त्म करके मैं आपको कह रहा हूँ जो मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे वो डेली बेसिस पे एक क्लास डेली अपलोड होगी, ये तो मिनिमम गारंटी है। और कभी कभी मैं 2-2, 3-3 क्लास भी डेली बेसिस पे 8-9 घंटे की अपलोड करूँगा। तो आप टेंशन मत लीजिए कोर्स कंप्लीट होने का कि मैं ज़्यादा धीमे पढ़ा रहा हूँ स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको धीमे लग रहा है आप 2 की स्पीड देख लीजिए, पर समझिए ज़रूर, इसके मत कीजिए सोते वक्त कान पे लगा लीजिए भैया आप इतना तो इंस्टाग्राम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये दोबारा मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज़ बी फोकस्ड और स्टार्ट हो जाइए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मोदी जी ने क्या बोला बिफोर जीएसटी, क्या था केजरीवाल जी ने बोला क्या था कि भाई जस्ट मिनट कि भाई पहले क्या था, सर्वे टैक्स मैंने लगाया, ठीक है, रेवेन्यू किसका हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का,
ठीक है। फिर एक्साइज मैंने लगाई मैक्सिमम गुड्स में, मैक्सिमम एक दो को छोड़ के, वो भी रेवेन्यू मेरा हो गया, ठीक है। अब बात करो स्टेट का, ये था सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या था भाई, तेरे पास क्या था? स्टेट ने बोला सर मेरे पास था वैट, ठीक है। और क्या था? CST, भले भी लगाता मैं था, सेंटर ने बोला लगाता मैं था पर देता तुझे था ना, ठीक है, ठीक है। स्टेट रेवेन्यू है। अब आ गया GST, ठीक है। आफ्टर GST देखिए तो मोदी जी ने समझाया कि भाई सुन, पहले 2 टैक्स तू लगाता था, 2 मैं लगाता था, ठीक है। जबकि सुन, पहले मेरे पास 3 टैक्स थे। केजरीवाल जी ने बोला कैसे? भाई सुन, मेरे पास एक्साइज ड्यूटी भी थी, मेरे पास सर्विस टैक्स भी था और मेरे पास सेंट्रल सेल टैक्स भी था। लेकिन क्योंकि हम चाहते थे तू भी हमारे इक्वल खड़ा हो, इसलिए हमने अपना बड़ा दिल दिखा के अपना सेंट्रल सेल टैक्स तुझे दे दिया, ठीक है, जिससे हम दोनों इक्वल रहे रेवेन्यू के मामले में। लेकिन अब आज जब GST आ गया, GST आने का मकसद ही ये था कि इक्वलिटी, समाज में इक्वल रहें चीज़ें, ठीक है, थोड़ी कन्फ्यूज़न ना हो, रेवेन्यू सबके साथ शेयर हो। आज तुम मुझे वो प्रोविज़न पढ़ा रहे हो कि अगर मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँ तो क्या होगा। सुनो मोदी जी ने क्या बोला कि CST मैंने रख लिया सेंटर का, SGST मैंने SGST स्टेट रख लिया, स्टेट गवर्नमेंट। अब IGST अगर मैं तुझे, जैसे मैं पहले करता था, इंटरस्टेट सेल पे सारा तुझे दे दूँ तो तेरे पास कितने रेवेन्यू हो गए? 2। मेरे पास कितने रेवेन्यू हैं? मोदी जी ने बोला 1। तो भाई क्या करना चाह रहा है तू? एक बात बता, जब मेरे पास 3 थे तो मैंने अपना 1 निकाल के तुझे दिया, आज तेरा मतलब तेरा नहीं बनता कुछ, तू भी हमारे लिए कुछ कर। केजरीवाल जी ने बोला नहीं भैया, हमारा कुछ नहीं बनता, हम ना देंगे, आप लगाओ IGST, हमें चाहिए पूरा का पूरा IGST। मोदी जी ने बोला सुन भाई तू ज़्यादा नहीं चल रहा। केजरीवाल जी बोले क्या? भाई सुन, एक बात याद रख। केजरीवाल जी ने बोला क्या? भाई सुन, तू तो स्टेट के बाहर का टैक्स लगा ही नहीं सकता, वो तो हमारी दलिया दिली थी कि हमने CST लगाया, सेल टैक्स लगाया और वो स्टेट को बांट दिया, ठीक है। अगर तू ज़्यादा मेरे को वो करेगा ना, ज़्यादा लॉ पढ़ाएगा, तो देखो जो मैं कह रहा हूँ ना, आधा आधा बांट ले, तो तुझे वो भी नहीं दूंगा। तो कई बार जी बोले अरे सरकार हम तो मजाक कर रहे थे यार, आप तो मतलब मन की बात पहचान लेते हो, हम तो मजाक कर रहे थे, आप बताओ ना कहना क्या चाह रहे हैं, हम आपकी बात मानेंगे। अरे सर जो बोला वही आपकी एग्री, आइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो सुन, मोदी जी ने बोला देख, मुझे धंधा मत समझा, पहले हमने बड़ा दिल रख के तुझे अपना शेयर दिया, आज मैं चाहूँ, मोदी जी ने बोला आज मैं चाहूँ तो सेंटर जो कि CST मैं लगाता हूँ मैं वो रखूँगा, SGST तू लगाता है तू रख, आज मैं चाहूँ तो पूरा IGST मैं रख सकता हूँ। केजरीवाल जी ने बोला कैसे? तो मोदी जी ने बोला सुन, CA राहुल सिंह यूट्यूब में आपका चैनल है, उसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लेना, पता चल जाएगा, जिसमें उन्होंने समझाया है कि इंटरस्टेट सेल पे स्टेट टैक्स लगा नहीं सकता, सेंटर लगा सकता है, सेंटर लगाता है लेकिन अपना दरिया दिल दिखा के स्टेट को दे देता है, ठीक है। तो देखते को मैंने दे दिया शेयर, ठीक है। आप तो ज़्यादा कुछ करेगा, सारी गवर्नमेंट अपने हाथ में है, पूरा पार्लियामेंट सिंगला के जो तेरे को दे भी रहा हूँ वो भी नहीं दूंगा, कहीं ना कुछ कर दूंगा। ये बाजी बोला सर, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो सुन अब क्या करेंगे, के बाजी ने बोला क्या, इक्वलिटी करते हैं ना भाई, बराबरी। उनने बोला ठीक है। तो फिर क्या हुआ आगे, तो इक्वलिटी ये हुई कि 18% सपोज को टैक्स लगा तो इसका 9% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, 9% जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। यहाँ SGST हटा दो, ये है पिक्चर। अब मैंने क्या समझाया आपको, जिसको समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ाता हूँ भाई। ये मैंने कहानी से समझाई कि बिफोर GST क्या था, 2 टैक्स से मोटे मोटे, कुछ हट गए, एक ही कुछ हैं कुछ नहीं है, वो मैं आपको आगे डिस्कस कर लेंगे। ये मांगे चलो अभी क्लास में, आज की क्लास में, अभी अब GST एक्सपर्ट तो हो नहीं गए हैं।
आज की क्लास के बेस में माने दो टैक्स है दोनों के पास। अब वो दो टैक्स दोनों के हट गए मोटे मोटे, एक दो प्रोडक्ट पे हैं पर अभी मानिए हट गए दोनों एक एक टैक्स। अब जो दोनों टैक्स एक एक हटा दिए उसके बाद जो रिमेनिंग टैक्स बचे उनको आधा बाटा CGST आधा AGST जब विद इन स्टेट है तो आधा का सेंट्रल गवर्नमेंट है आधा का स्टेट गवर्नमेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के लेक्चरों में कि इंटर स्टेट सेल पे स्टेट टैक्स लगा नहीं सकती, तो सेंटर ने पूरा, क्योंकि पहले लगता आधा आधा टैक्स, आधा तू लगा स्टेट इंटर में अगर आप सेल करोगे इंटर स्टेट विद इन स्टेट तो कंसेप्ट ये है CGST AGST का। अगर आप बम्बई से बम्बई माल सेल करेंगे तो आपको CGST AGST लगाना पड़ेगा। जो भी रेट है किसी प्रोडक्ट पे, अगर रेट 5% है तो 2.5% लगाएगा CGST के नाम का, 2.5% लगेगा AGST के नाम का। दोनों गवर्नमेंट आधा आधा रख लेंगी। लेकिन वही अगर इंटर स्टेट सेल हो जाए यानी स्टेट के बाहर सेल हो जाए तो क्योंकि स्टेट लगा नहीं सकती तो सारा टैक्स जो लगाती है वो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अब उसको आधा तो करेगी नहीं, तो जो रेट है यानी 5% रेट है तो आपको आधा करने की जरूरत नहीं है, 2.5 करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा जो भी आपका सप्लायर है उससे आप कस्टमर पूरा आप 5% या 18% जो भी रेट है उसके नाम का ले लेंगे। उसके बाद वो उनका इंटरनल मैटर है, आधा वो चला जाता है सेंटर के हाथों में, आधा चला जाता है स्टेट के हाथों में। अब सर प्लीज़ इतना बता दिया तो यही बता दो जाता कैसे है। तो देखो अभी ये मानिए कि जब हम विद इन स्टेट सेल करते हैं यानी बिहार का बंदा अगर बिहार के स्टेट में सेल करता है तो आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो आपको टैक्स देना पड़ता है आधा आधा के हिसाब से। यानी अगर 14% किसी प्रोडक्ट पे या पे 18% रेट है तो 9 आप लगा के रखोगे बिल पे, 9 CGST के नाम का लोगे अपने कस्टमर से, 9 लोगे SGST के नाम से अपने कस्टमर से और आप वो जमा करा दोगे, ठीक है। लेकिन जब आप सिंपल स्टेट के बाहर सेल करेंगे तो आपको ऐसे सप्लायर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ऐसे कुछ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली 18% लेना है पूरा, ठीक है, और सीधा टैक्स पे कर देना है। अब वो गवर्नमेंट का मैटर है, वो आपस में कैसे बांटेगी वो आपका पिक्चर नहीं है। लेकिन सर अब मेरा पिक्चर नहीं है तो आपने समझाया क्यों? मैंने आपके लिए समझाया क्योंकि भाई जिसको देखो मैंने लेक्चर 1-2 पढ़ाया, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया कि लॉ कैसे बना। तो ये जो मैंने पूरी कहानी जो मैंने भी आधे घंटे ख़राब कर दी वो मैंने इसलिए करे कि आपको यहाँ भी कुछ रट्टा ना मानना पड़े। अगर आपको कभी कोई पूछ दे, कभी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि IGST सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है तो सारा वो रख रही है, और ऐसा भी नहीं है कि सारा वो स्टेट को दे रही है, यानी आधा आधा है, इक्वलिटी है GST में। ये आपको बात याद रखनी है। इसी बात पे अगर आपको कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें। अभी जो हम आगे पढ़ते हैं अलग कंसेप्ट में। सर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैप्टर कब स्टार्ट होगा? बेटा चैप्टर पढ़ लेंगे, मैंने आपको बोला आप टेंशन मत लो, 10-10 घंटे की वीडियो डाल दूंगा अगर आपको लग रहा है। अभी हम बना रहे बेस, चाहे आप इंटर की हो चाहे आप फाइनल की हो। देखो फाइनल वालों का ये सब बेस ऑलरेडी बना हुआ होगा, बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे होंगे इंटर के भी भैया जो टॉपर्स बैठे होंगे। आजकल तो पता नहीं ना, आजकल तो 5th क्लास के बंदे भी GST पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो भाई सुनो, अगर आप में से कोई बहुत तीरम खां है जिसको सब पता है तो विद रिस्पेक्ट टू ऑल योर नॉलेज आप इन क्लास को स्किप कर सकते हैं। आने वाले जब चैप्टर काम के आएंगे तो वो देख सकते हैं। मैं तो ये मांग के पढ़ा रहा हूँ कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट आजकल जो CA बन जाते हैं उनको भी नहीं आता। इस चक्कर में मांग के चल रहा हूँ कि आगे सामने वाले कुछ नहीं आता। तो जिसको आता भैया वो वीडियो स्किप कर दे, 2-3 वीडियो देख ले। मैं ऐसे धीमे धीमे ही पढ़ाऊँगा। आप अगर आप मेरे से पढ़ने आ रहे हैं तो आप रट्टा मान के सोचें और आप सोचें मैं हवा उड़ा दूँ टॉपिक, तो मैं नहीं उड़ाऊँगा, मैं एक कंसेप्ट डिटेल में करूँगा। हाँ ये हो सकता है कि मैंने आपको पढ़ाया कुछ समझ में नहीं आए, क्यों? क्योंकि भैया मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट कर नहीं रहा, मेरे जो जैसा मेरे को लग रहा है मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ। मेरा पहला बैच है ये ऑन यूट्यूब पे, तो मुझे ये भी नहीं पता आप लोग कैसे डाउट आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लीज़ कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आने वाले अगले लेक्चर में अपने आप को 100% रिफ्रेश करके आऊँगा, जिससे मैं दूसरे एग्जाम्पल लेके आऊँगा, जिसके मैं किसी और वे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे अच्छे व्यू आते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जल्दी, जितना जल्दी मेरे को लगेगा उसके हिसाब से हम लाइव क्लास भी चालू कर देंगे। जिससे ये होगा फिर तो हम दोनों लाइव हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए कम से कम 10-15 लोग तो कमेंट करेंगे सर आप लाइव पढ़ाओ। अगर 15-20 लोग भी कमेंट करते हैं लाइव पढ़ाओ तो मैं लाइव भी पढ़ाऊँगा। मैं आपके लिए वहाँ तक जाने के लिए पॉसिबल हूँ। लेकिन ऐसा नहीं ना मैं अभी लाइव आऊँ तो पता चला कोई है ही नहीं,
ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी न्यू जर्नी है, बट आई होप सक्सेसफुल होगी अगर आप लोग चाहेंगे। बट मेरी जर्नी सक्सेसफुल हो ना हो, बट आप लोग की ज़रूर हो। आप लोग भले मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी और की देख रहे हो, ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा करें अपने करियर के साथ, मेरी आप सभी के साथ यही शुभकामनाएं हैं। तो इसी के साथ जैसे मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट आपको ये बताया कि टैक्स जीएसटी में 3 लगते हैं। 3 क्यों लगते हैं? सीजीएसटी ऐसे मैंने बता दिया, विद इन स्टेट में, क्योंकि आधा आधा बांटना है। पहले क्या था, विद इन स्टेट सेल करो, खाली लगता था वैट। बिफोर जीएसटी की बात करें तो आपसे कोई पूछे क्या लगता था, अगर आप विद इन स्टेट सेल कर रहे हैं, सेल पे लगता था वैट। लेकिन अब क्योंकि आधा आधा रखना है नॉन गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वैट ना लग के 2 टैक्स लगते हैं जीएसटी के नाम के, एक सीजीएसटी के नाम का, एक एजीएसटी के नाम का। दोनों सरकार आधा आधा मिल बांट के खा लेती हैं। जब स्टेट के बाहर सेल करती हैं तो पहले लगता था सीएसटी, ठीक है, लेकिन अब क्या लगता है आईजीएसटी। अब क्योंकि सेंटर जो स्टेट है वो टैक्स इंटर स्टेट सेल पे लगा नहीं सकती, यानी स्टेट के बाहर सेल पे लगा नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे 2 टैक्स नहीं है। अगर यहाँ पे स्टेट अगर टैक्स लगा सकती इंटर स्टेट सेल पे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये आईजीएसटी एक्ट होता ही नहीं। क्यों? तो फिर सीजीएसटी और एजीएसटी से ही काम बन जाता, क्योंकि अब स्टेट के बाहर सेल होने पे सेंटर टैक्स स्टेट टैक्स लगा नहीं सकती। तो लोगों को एक अलग कंसेप्ट लेके आए आईजीएसटी का, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब ही वर्ड समझ में आ रहा है, इंटीग्रेटेड जहाँ 2 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसमें सीजीएसटी एजीएसटी का कॉम्बिनेशन है, जिसका लेती पूरा है सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, सेंटर गवर्नमेंट लगाती है। जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, आधा स्टेट रखती है, आधा ये तो आपके कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये तो जस्ट मैंने नॉलेज के लिए बता दिया आपको। हाँ, अगर आप फाइनल के स्टूडेंट है तो आपका एक सेक्शन आता है जिसमें आईसीआई ने आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। हमारे मिशन चैप्टर आएगा जब हम पढ़ लेंगे, इतना कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट को छोड़ने नहीं है हमने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट में। तो सर आप ये बता दीजिए, आपने इतना लिखा दिए तो हमें कितने एक्ट पढ़ने हैं सर, ये तो बताइए। तो देखो भाई, अब हमारा जीएसटी कैसे बना है, अब हम बताते हैं जीएसटी बना कैसे है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जीएसटी में इस टाइम करंट में एक्ट है, एक सीजीएसटी एक्ट है, एक एसजीएसटी एक्ट है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने आपको क्या बोला था, आप अगर टैक्स लगाएंगे, अगर हम पहली दूसरी लचार देखिए तो आपके पास एक्ट होना चाहिए। तो जीएसटी तो एक गुड एंड सर्विस एक्ट है, इसके अंदर भी सब एक्ट है टैक्स लगाने का, यानी सेंटर टैक्स लगाएगा तो वो अपना टैक्स बनाएगा, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट। एसजीएसटी बनाएगा तो वो अपना एक्ट बनाएगा, ठीक है। और अगर इंटर स्टेट सेल होगी तो आईजीएसटी बनेगा। और अगर आप यूनियन टेरिटरी में सेल कर रहे हैं तो होता है यूटीजीएसटी। अब आपके सबके हो गए कान खड़े। अब आप बोलेंगे सर आपने तो मेरे साथ धोखा कर दिया। मैंने बोला क्या धोखा कर दिया? सर आपने बोला 5-5, 6-6 टैक्स को हटा के एक टैक्स बनाया है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन यहाँ तो सर आपने बता दिया हमें सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है, एसजीएसटी एक्ट पढ़ना है, आईटीजीएसटी एक्ट पढ़ना है, यूटीजीएसटी एक्ट पढ़ना है। मैंने बोला बात तो सही है, पढ़ना है। सर ये तो आपने गलत बात बोली, फिर जीएसटी आसान कैसे हुआ जो हमें इतने एक्ट पढ़ने हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो दूसरा आपका डाउट यहाँ पे एक ही आएगा। पहले मैं जो डाउट भी ले लूँ उसके बाद दोनों का आंसर दूंगा कि सर अब जब सीजीएसटी एक्ट सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी अपना, एसजीएसटी एक्ट स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी अपना, तो सर ऐसा इस पर नहीं होगा जैसा सीजीएसटी सेंटर गवर्नमेंट बोले कि भैया हम तो इस प्रोडक्ट पे 5% टैक्स लेंगे, और स्टेट बोले हम तो इस पर 6 लेंगे, सेंटर बोले ये सेल्फ सप्लाई पे हम टैक्स ही नहीं लेंगे, स्टेट बोले हमें तो टैक्स लेना है, सेंटर बोले लाइक दिल्ली में कि हमारे लिए एजुकेशन प्रायोरिटी है पर इतनी ज़्यादा नहीं है तो हम उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, स्टेट बोले केजरीवाल जी कि हम तो एजुकेशन पूरी फ्री देंगे तो हम उस पर जीएसटी 1% भी नहीं लेंगे। तो सर कैसे मैनेज होगा ये? सेंटर कुछ और बात करेगी अपने एक्ट में, एसजीएसटी एक्ट में स्टेट कुछ और बात करेगी। तो देखिए इन सब कंसेप्ट को मैंने आपको बताया, इन सब पूरे कंसेप्ट का आंसर मैंने अपने लास्ट लेक्चर पे दे दिया है। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो एक्ट बनाएंगे इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जो भी ये एक्ट बनाएंगे इनमें डिफरेंस नहीं होगा। उसको ये बात सुरक्षित कौन करेगा कि इनमें कोई डिफरेंस ना हो? वो होती है हमारी जीएसटी काउंसिल। प्लीज़ जिसने नहीं देखी वीडियो लास्ट करके देख लें, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर होते रहें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। जीएसटी काउंसिल ये बात डिस्कस करेगा कि जो भी इन एक्ट में लिखा है वो सेम हो,
तो सर सेम हो तो कुछ हिंट मिल रही है। क्या हिंट मिल रही है? तो वो हिंट अगर आपको मिली हो ना मिली हो, आपकी बत्ती जली, मैं आपकी बत्ती जला देता हूँ। जैसे मैंने बोला ये दोनों एक्ट सेम है, तो सर सेम है तो बनाए क्यों एक ही बना देते? अरे भैया बताया तो है, कितने बताऊँ, संविधान में लिखा है अगर एसजीएसटी नाम का टैक्स कलेक्ट करना है तो पहले उसका पूरा एक्ट बनाओ। अगर सीजीएसटी एक्ट का नाम का टैक्स लेना है तो पूरा एक्ट बनाओ, क्योंकि एक्ट बनाना पड़ेगा भले भी सेम है। और हाँ, कुछ एक का पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस है, बाकी मैं बताऊं तो दोनों एक्ट फुल सेम है। यानी जो बात सीजीएसटी का सेक्शन 25 बोल रहा होगा वो इस बात एसजीएसटी एक्ट का 25 बोल रहा होगा। जो बात सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 12 बोल रहा होगा, 11, 13, 14 जो भी बोल रहा हो, डिट्टो सेम बात, सेम प्रोविज़न, सेम बात वो लिखे होंगे एसजीएसटी एक्ट में। अरे सर ये तो मज़ा आ गया, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, आ रहा है। मतलब सर मुझे तो नहीं आ रहा, क्या आप क्यों कह रहे हो मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, मज़ा इसलिए आ रहा है कि देखो, अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो एसजीएसटी एक्ट आपका ऑटोमेटिक पढ़ना माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में प्रोविज़न पूरे कॉमन है, कोई भी चेंज नहीं है, कॉमन, इनमें कुछ भी चेंज नहीं है। अच्छा तो सर चेंज नहीं है तो दोनों पढ़ना? अरे मैंने दोनों पढ़ना, अरे मैंने आपको बताया तो, जब आप सीजीएसटी पढ़ लेंगे तो एसजीएसटी पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कॉमन सेम है। और आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइन में तो जो लॉ मेकर है, आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे, आप अगर प्रैक्टिकल लाइन में काम करेंगे तो आप जो सेक्शन जो कोड करेंगे रेफ़र करते हैं तो हमेशा सीजीएसटी एक्ट को बेस मान के रेफ़र करते हैं, ना कि एसजीएसटी एक्ट को। ठीक है, तो जब क्योंकि ये सेम है तो दोबारा आपको दो बार तो ये तो पढ़ना नहीं है कि दो बार मैं बोलूँ सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 1, एसजीएसटी का सेक्शन 1। तो आपको बताना चाहूँगा आईसीएआई ने भी क्या करा है, और रियल लाइफ में प्रैक्टिकल भी जो आईसीएआई ने आपका सिलेबस में लिया है वो ओनली सीजीएसटी एक्ट लिया है, एसजीएसटी एक्ट नहीं है। अब नहीं, उन्होंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करा। एसजीएसटी एक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो बात सीजीएसटी एक्ट में लिखी है वो सेम बात एसजीएसटी एक्ट में लिखी है, तो आपने ओनली सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है। सर अभी भी थोड़ी टेंशन हो रही है। अभी क्या टेंशन हो रही है? मैंने एक बैठे बैठे आपका एक्ट कम कर दिया, एक एसजीएसटी एक्ट। अब क्या टेंशन है? सर ये दो एक्ट तो अभी पढ़ने हैं ना, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अच्छा अभी रुको भैया, अभी पढ़ाए कहाँ है, पूरी वीडियो देख लो, रुको अभी। तो आपको पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट। सर पहले इसके बारे में बता दो भैया, इसमें कितने सेक्शन है, क्या पढ़ना है, और हम फाइनल की कितना पढ़ना है आईपीसीसी की। तो देखो भैया, जो बंदे फाइनल के स्टूडेंट है तो मैं आपको बता दूं सीजीएसटी एक्ट में टोटल 174 सेक्शन है। अरे सर इतने सारे, अरे रुको तो अभी। आईपीसीसी में देखो मैं आपको मोटा मोटा क्या चलूँ, आपके पास जैसे मैंने बताया आपको रफली ऑन एवरेज बिटवीन 50 to 60 सेक्शन है। ये है इंटर के लिए, जो ऐप के लिए एप्लीकेबल है। ये है क्योंकि पूरा एक्ट फाइनल वालों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो उनके लिए पूरे ये हैं 174 सेक्शन। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, प्लस आपको इनके रूल भी पढ़ने हैं। सर रूल क्या है बताएंगे। प्लस आपको इनकी नोटिफिकेशन भी पढ़नी है। सर नोटिफिकेशन क्या है बताएंगे भी। प्लस सर आपको सर्कुलर भी पढ़ने हैं। अरे सर मैं तो जीएसटी के बैच छोड़ के जा रहा हूँ सर, मुझे नहीं पढ़ना जीएसटी। भैया एक तो अभी तो हम ये सोच रहे थे कि हमें ये एक्ट पढ़ना है, इसके साथ साथ आपने चलो थोड़ी सी हमें खुशी दी एसजीएसटी एक्ट को हटा के, इसके साथ आपने खुशी मेरी हाल ही छीन ली। अभी तो हम इन दोनों के लिए रो रहे थे कि हमें ये दो एक्ट का क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ये बोल दिया कि भैया यहाँ रूल ही पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन पढ़ना है, सर्कुलर पढ़ना है। हमें तो पता ही नहीं होते क्या हैं और क्यों पढ़ने हैं। रुक जाओ भाई रुक जाओ, इसकी पहले टेंशन देने से पहले मैं आपको इन दोनों का थोड़ा लॉलीपॉप और दे दूँ, थोड़ी खुशखबरी और दे दूँ। सर क्या खुशखबरी? सर जल्दी बताओ सर, और दे मत को सर, हार्ट अटैक आने वाला है। तो बताता हूँ ना भाई, रुको थोड़ा रुक जाओ। देखिए आईजीएसटी एक्ट में जैसे मैंने बोला सीजीएसटी एक्ट में टोटल 174 सेक्शन है। आपको जान के हैरानी होगी आईजीएसटी एक्ट में टोटल यहाँ मैंने लिख दिया 5। सर 500 सेक्शन है क्या? लगाने का मन तो कर रहा है
नहीं, यहाँ है टोटल 25 सेक्शन। सर क्या कह रहे हो आप? मतलब एक बात बताओ सर, CGST एक्ट में तो आपने बोला 174 सेक्शन है, आपने बोला SGST में भी 174 ही हैं। क्यों? क्योंकि आपने बोला सर CST SGST का लॉ सेम है तो वो हमें पढ़ना नहीं, टेंशन नहीं, चलो बात अलग। सर यहाँ पे 25 सेक्शन क्यों है? रुक तो जाओ, भी बता रहा हूँ सर, अभी पूरी बात बताऊँगा। UTGST इसमें है टोटल 26 सेक्शन। सर ये क्या बात कर रहे हो? अब सुनिए कहानी क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक्ट भले ही पहले आपको 4 गिना दिए, CGST, SGST और IGST एंड UTGST, लेकिन आपको मेन एक्ट जो पढ़ना है वो CGST एक्ट ही पढ़ना है। सर फिर ये 3 एक्ट क्यों है? तो SGST एक्ट मैंने बता दिया बिल्कुल डिट्टो सेम है। हाँ जी सर सेम है। तो बाकी जो 2 एक्ट हैं IGST एंड UGST, इनमें जो प्रोविज़न सेम नहीं है, जो प्रोविज़न CGST एक्ट से सेम नहीं है, उनके लिए तो सरकार ने बना दिए ये सेक्शन। बाकी जो प्रोविज़न डिट्टो सेम है, CGST एक्ट से डिट्टो मिलते हुए हैं, उनके लिए सरकार ने क्या करा? उनके लिए सरकार ने सीधा बोल दिया कि IGST एक्ट में सरकार ने सेक्शन बना दिया सेक्शन 20 IGST एक्ट का, और एक सेक्शन बनाया UTGST में सेक्शन 21 UTGST। सर क्या कह रहे हो, ये होता क्या है? ये सेक्शन 20 बता रहा हूँ। सेक्शन 20 जो है, जो आप पढ़ेंगे आगे मेरे आगे क्लास में, क्योंकि IGST एक्ट का है, वो ये कहता है कि जो हमने प्रोविज़न इन 25 सेक्शन में बना दिए, इनके अलावा जो हमने नहीं बनाया, जो हम नहीं बता रहे, पूरा एक्ट, पूरा प्रोविज़न, यानी मोटा मोटा आप देखा जाए तो 174 सेक्शन है CGST एक्ट में। इसमें मोटा मोटा मैं रफली अगर मैं 25 सेक्शन हटा दूँ तो फिर भी कितने सेक्शन हो गए? 149 सेक्शन हो गए मोटे मोटे। तो जो ये 149 सेक्शन में लिखा है, जो कि हमने नहीं बनाए, हमने नहीं लिखा, वो पूरा डिट्टो आप कॉपी कर लीजिए CGST एक्ट से, यानी जिनके ऊपर हमने सेक्शन नहीं बनाया। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जो बात CGST एक्ट में लिखी है उस पर्टिकुलर सेक्शन में, वही बात IGST एक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी हमने यहाँ पे ओनली वो वाले सेक्शन बनाए हैं जो कि डिफरेंस हैं। पहले तो हमने CGST SGST एक्ट बनाया, तो मैंने आपको बोला CGST एक्ट फुल फ्लेज एक्ट है, जो आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल लाइन में भी वही आपके काम आएगा। SGST एक्ट आपको पढ़ना नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो डिट्टो पूरा कॉमन सेम होता है। बाकी जो 2 एक्ट बचे हैं हमारा, एक IGST एक्ट है, एक UTGST एक्ट है। IGST एक्ट जब आप इंटर से लगाते हैं, सर 4 एक्ट बनाए क्यों? बता दिया, 4 टैक्स लगाने इसलिए 4 एक्ट लॉ बना दिए। दूसरा, जब उन्होंने ये 2 एक्ट बनाए IGST एंड UTGST, तो इन्होंने सिंपली ये बात लिख दी उन एक्ट में कि भैया जो हमने ये 25 से 26 सेक्शन बना दिए, बाकी हमने इतने सेक्शन छोड़ दिए जिन्हें प्रोविज़न नहीं बनाया, वो आप सीधा जो CGST एक्ट में लिखा है वही मान लेंगे। मुचेंटिस आपने वर्ड अगर यूज़ सुना होगा लॉ की, जब आप लॉ क्लास लेंगे तो आप यूज़ करेंगे, वो सेम एप्लीकेबल होगा IGST एक्ट के लिए, और वही सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे UTGST एक्ट के लिए। सर थोड़ी खुशी मिली? हाँ। तो पहले तो मैं बता दूं, जो हमारे इंटर के स्टूडेंट हैं उनको मोटा मोटा 50 से 60 सेक्शन पढ़ने हैं, उसके साथ उन्हें रूल भी पढ़ने हैं, सर्कुलर भी पढ़ने हैं और नोटिफिकेशन भी पढ़नी है। जो फाइनल के स्टूडेंट हैं उनके लेवल पे पूरा फुल कंप्लीट CGST एक्ट, पूरा फुल CGST एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ उनके ऊपर ये दोनों एक्ट भी एप्लीकेबल हैं। सर ये इंटर वालों के लिए नहीं है, कुछ 1-2 प्रोविज़न नहीं है, बाकी है। तो मैंने आपको बताया इंटर वाले तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, मोटा मोटा, मतलब स्किप ना करें, मैं आगे काम की बात बताऊंगा। लेकिन अगर मैं ये बात बोलूँ, इंटर वालों के तो मज़े अभी के लिए मज़े हैं। उनको बस याद रखना है कि मैं आपको मोटे मोटे क्लास में 50 से 55 सेक्शन पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत आसान होंगे आपके ऊपर रट के जाने पर। बाकी जो मेन काम फाइनल वालों का है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आपको फुल फ्लेज ये एक्ट भी पढ़ना है, CGST फुल फ्लेज पढ़ना है, IGST भी। सर ये बात समझ में आ गई? दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको बताया मैंने कि 4 एक्ट हैं हमारे पास, CGST, SGST, IGST एंड UTGST। CGST SGST कॉमन सेम है, तो SGST एक्ट का प्रैक्टिकल में कोई यूज़ नहीं है, तो हम CGST पढ़ते हैं, हम उसको रेफर ऐसे SGST भी कर देते हैं। बाकी IGST UGST वालों ने क्या करा,
अपना खुद का कुछ नहीं करा, उन्होंने जो सेक्शन जो कि उन्हें लगता था कि कुछ प्रोविज़न हमें अलग से बनाने हैं वो बना दिए। बाकी उनने सिंपली क्या करा, सीधा बोला जो हमने प्रोविज़न नहीं बनाए, ठीक है, तो वो सिंपल आप मान लेना जिसके ऊपर हमने लॉ नहीं बनाया, वो जो CST एक्ट में लिखा है वही बात हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? हाँ जी, बात सर समझ में आ गई। आगे सर आपने भी इतनी देर से बात कर रहे हैं कि सर्कुलर लॉ नोटिफिकेशन, सर ये क्या है? सर आपने देखो थोड़ी टेंशन दूर कर दी मेरी। सर पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि सर एक्ट, तो सर आपने 2 वीडियो डाली तब समझ में हमारे पल्ले पड़ा सर एक्ट क्या होता है। अब सर आपने रूल डाल दिया, आपने सर्कुलर डाल दिया, आपने नोटिफिकेशन डाल, सर होता क्या है, सर कैसे पढ़ना है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या है? अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ क्या सब कुछ क्या है। तो देखिए, जब भी हम, जैसे मैंने आपको बताया, एक्ट कौन बनाता है? एक्ट बनाता है पार्लियामेंट। अभी जिनने वीडियो देख ली होगी वो हमारी बात समझ गया होगा। स्टेट जो असेंबली है वो भी एक्ट बना सकती है, ठीक है, यानी पार्लियामेंट लेवल पे बनता है एक्ट और स्टेट लेवल पे भी बनता है एक्ट। स्टेट लेवल, पार्लियामेंट लेवल, ठीक है। अब जो मैंने बताया आपको, हमने एक्ट बना दिया, तो जब एक्ट बनाया जाता है ना, मैंने आपको बताया एक्ट जब बनाता है वो फॉर रकम, मैं अभी फिलहाल के लिए पार्लियामेंट के लेवल पे बात करता हूँ, स्टेट लेवल पे बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब कोई एक्ट बनाया जाता है तो पार्लियामेंट में दोनों सदन से एक्ट पास करना होता है, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। और उसके बाद भी जब आपको पता है, जब एक्ट बनाते हैं तो कौन कितनी बातें होती होंगी जो हमारे पास, हम हर बात को डिस्कस नहीं कर सकते ना एक्ट बनाते वक्त। सर समझ में नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप? अरे भैया, जब हमने एक्ट बनाया, आज मैंने कुछ एक्ट बना दिया, आज सपोज करो मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी आपके पास ऑनलाइन, तो अब मुझे क्या पता कि आपके कमेंट, मुझे क्या पता आपके कमेंट क्या आएंगे। हो सकता है कि आपके कमेंट ये आए इस वीडियो में, सर हमें समझ में नहीं आया, सर आपने ये वाला टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं। अब मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं भूल गया। या हो सकता है कि मुझे लगे वो आपके रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आपका दिमाग ज़्यादा चल रहा है। यह हो सकता है कि मुझे लग रहा है मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊँ, कुछ भी हो सकता है। यह हो सकता है कि ये फास्ट टैग बैच पढ़ा रहा हूँ मैं, खैर मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार बच्चों को जल्दी टाइम पास करके हटा दो, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती है, फ्यूचर किसी को नहीं पता, ठीक है। और एक एक हर एक, आपको लगता है हर एक टॉपिक पे पार्लियामेंट और जो हमारे पास जो लोकसभा राज्यसभा है वो आपस में डिस्कस करे, बहस करे। जैसे मैंने आपको बोला, मोदी जी लॉ नहीं बनाते, मोदी जी लॉ को प्रेजेंट करते हैं, बाकी जो अपोजिशन पार्टियाँ गई वो भी दोनों मिलके लॉ को, पहले उनके बीच वोटिंग होती है, पूरी बातचीत होती है, उसके बाद एक्ट बनता है। तो आपको पता है हर एक बात पे वो बातचीत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, ठीक है, क्योंकि इससे करेंगे तो भैया एक एक्ट, अभी तो एक्ट बनने में 15 साल लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं। मैंने आपको बताया GST एक्ट 2004 से प्रपोज है, तब जाके 2014 में पास हुआ है, ठीक है, उसके बाद भी 2016 में जाकर पास हुआ है, ठीक है। तो एक एक एक्ट बनने में 15-15, 20 साल लग रहे हैं। अब अगर मैं सारी बातें उसी वक्त सोच लूँ कि पहले मैं सारी बात सोच लूँ तब एक्ट बनाऊँ, तो भैया ज़िंदगी में कोई एक्ट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस चक्कर में ये सबको पता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही पता है कि ऐसी प्रॉब्लम आनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन को यही पता है कि हर एक मुद्दा, हर एक टॉपिक हम संसद में लाके, पार्लियामेंट में लाके डिस्कस नहीं कर सकते, छोटी छोटी बात डिस्कस नहीं कर सकते, हम खाली मोटे मोटे एक्ट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हम बस ये बता सकते हैं कि ये काम करना है। अब इसके तरीके क्या है बिल्कुल डिटेल में नहीं जा सकते, तो वो डिटेल में तरीके कौन बनाएगा और कैसे बनेंगे, वो होते हैं रूल। और ये कौन बनाता है? ये बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी मोदी जी। अब यहां पे आप कर लीजिए हाईलाइट। सर हाईलाइट क्यों कराया? अभी तक मैंने आपको 3 क्लास से जो मैं रटता रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक्ट पार्लियामेंट बनाता है। तो मैंने आपको बताया एक्ट पार्लियामेंट ही बनाएगा, पार्लियामेंट से पास होगा, लेकिन हर एक्ट के एक सेक्शन एक ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि इस एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ रूल बनाने हैं तो वो टाइम टाइम पे रूल बना सकती है। उसको ये नहीं करना
कि भैया पहले रूल बनाने के लिए बिल पास करे, फिर वो पार्लियामेंट में ले जाए। भैया ऐसा करने लगे तो एक रूल नहीं बन पाएगा, हर रूल में वो होते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसको मेन एक्ट बना दिया जाता है। मेन एक्ट को कौन करता है? मैनेज पार्लियामेंट। उसी एक्ट को चलाना कैसे है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उसके लिए जो रूल बनते हैं वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी। तो जैसे जैसे हम सेक्शन पढ़ेंगे, हम एक्ट पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्ट ये होता है। कुछ बातें लिखी होंगी, जैसे लिखा होगा कि आपको इतने टर्नओवर होने पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन लेना है, या इतने पे आपको अगर आप सेल करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की वैल्यूएशन ऐसे निकालनी है, जो कि हम प्रिस्क्राइब करेंगे। एक्ट में लिखते हैं बट प्रिस्क्राइब करेंगे, तो प्रिस्क्राइब कहाँ करेंगे? वो करेंगे रूल में। और रूल में कौन करेगा? वो पार्लियामेंट नहीं करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल के पास इतनी पावर तो दे दो भैया, वो भी तो जीत के आई है कि छोटे मोटे रूल बना दे, तो वो बनती है मोदी जी। उसके बाद सर 2 बार समझ में तो आ गई मोटा मोटा। भाई देखो, जिसको समझ में ना आया वो प्लीज़ कमेंट में पूछ ले, मैं दोबारा डिटेल में क्लास में ले लूँगा। बाकी आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट, सर 2 बार समझ में तो आ गई। अब सर तीसरा बताइए, ये सर्कुलर क्या होता है? ये क्या बोला है सर्कुलर? देखो क्या होता है, मैंने एक्ट बनाया, ठीक है, बना दिया। मैंने रूल बनाया, बना दिया। अब मैंने रूल बना दिया। अब मैंने देखा कि जो हमारे ऑफिसर हैं, ठीक है, लाइक जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो जीएसटी मैनेज करता है, जीएसटी कौन मैनेज करता है? हमारा जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम, जिसे हम आगे पढ़ेंगे CBIC। ठीक है, जैसे हमारा इनकम टैक्स का कौन सा बोर्ड होता है? CBDT। सेम लाइक होती है CBIC, सेम। ये मैनेज करती है हमारे GST एक्ट को, यानी इनडायरेक्ट टैक्स को। इसमें भी लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है, सपोज करो कोई एक लॉ पे मैंने एक बात लिख दी, मैंने कुछ एक्ट में एक बात लिख दी, ठीक है। अब हो सकता है कि हमारे कुछ व्यू अलग हैं, ठीक है, ऐसे कंज्यूमर या ऐसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सप्लायर, या आप सप्लायर हो या आप कुछ भी, आप आम पब्लिक हो, ठीक है, आप पे कुछ व्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को आपके व्यू से भी कुछ लेन देना नहीं है, ठीक है। सपोज करो कोई एक मैंने सेक्शन बनाया, सेक्शन 5, वो सेक्शन 5 थोड़ा कन्फ्यूज़न है, और उसमें कन्फ्यूज़न ये है, अगर वो कन्फ्यूज़न आम जनता के बीच में है तो गवर्नमेंट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर प्रॉब्लम क्यों नहीं है? भैया गवर्नमेंट को इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, जो गवर्नमेंट ने सोच रखा है, ठीक है, अगर वो फाइनल है तो वो ठीक है। जो गवर्नमेंट ने सोच रखा है, अगर वो बात ठीक है तो ठीक है, लेकिन जो बात अगर गवर्नमेंट ने नहीं सोच रखी, ठीक है, जस्ट 1 मिनट देना प्लीज़। सॉरी, हम कुछ हाँ सॉरी। तो हो सकता है कि जो मैंने बात बोली, वो जो ऑफिसर हैं, जो CBIC के ऑफिसर हैं, उनके भी डबल व्यू हों। यानी सर क्या कहना चाह रहे हो? देखो, एक कोई गुड्स है जिससे मुझे लग रहा है कि आम पब्लिक को, नॉर्मल पीपल
कि टैक्स है, कोई कह रहा है 18% लगना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसी न्यू लॉ है तो किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो सकती है। कोई आम पब्लिक कह रही है 5%, ठीक है। लेकिन जो CVIC है, CVIC कौन है? जो इस GST एक्ट को इन्फोर्स कराएगी। देखो मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट बनाती है लॉ, पहले आप सुनिए, पार्लियामेंट बनाएगी लॉ बना के जो उसके छोटे मोटे रूल रेगुलेशन है वो बना देगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन उसको एग्जीक्यूशन कौन करेगी नीचे ग्राउंड लेवल पे? मोदी जी थोड़ा करेंगे ना, बीजेपी सरकार करेगी, वो करती है CVIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटरनेट एंड कस्टम, जो हमारा बोर्ड है वो। अब इनका काम है लॉ को एग्जीक्यूशन कराना, ठीक है। सपोज करो कि पब्लिक कह रही है कि इस पर टैक्स होना चाहिए 18, इस पर होना चाहिए 5, लेकिन CVIC का व्यू है इस पर टैक्स होना चाहिए 18%, ठीक है। या CVIC कंफर्म है इसका व्यू होना चाहिए 5%, CVIC के लेवल पे कोई डाउट नहीं है। तो आपको लगता है कि इस टॉपिक से गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगी? सर होनी चाहिए ना प्रॉब्लम। सर CVIC तो कंफर्म है, हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है हमें तो पता है टैक्स 18% लगना चाहिए या टैक्स 5% लगना चाहिए, लेकिन आम जनता में कुछ प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 18। तो सुनो, अगर हम खुद कंफर्म है कि भैया टैक्स CVIC ऐसे CVIC, मैं आज CVIC हूँ, आज मैं राहुल नहीं हूँ, आज मैं सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्ट कस्टम हूँ, मुझे पता है टैक्स होना चाहिए 18%। अब तुमने 5 लगाया, 12 लगाया, 18 लगाया, मेरे को उससे लेना नहीं है, मुझे पता है टैक्स होना चाहिए 18%। अगर आपने 5 लगाया तो मैं आपको नोटिस बेच के आपसे 18% टैक्स ले लूँगा। लेकिन ठीक है, किसी ने 12 लगाया तो मैं नोटिस बेच के आपसे टैक्स ले लूँगा। ये मैंने एग्जांपल दिया है, हम सर्कुलर को आके डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें भी टच कर रहा हूँ सर्कुलर होता क्या है। सर्कुलर की डेफिनेशन बहुत वाइड है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या चीज़ है ये। आने वाले चैप्टर में जब सर्कुलर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या मतलब है इसका डिटेल में, ठीक है। ये बात करी मैंने कि यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्लियर है, यहाँ गवर्नमेंट का मतलब है CVIC, ये क्लियर है किसी भी एक्ट को लेके, किसी भी प्रोविज़न को लेके इन्हें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। तो डाउट किसे है? पब्लिक को। भैया पब्लिक को डाउट तो होते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज करो CVIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटरनेट एंड कस्टम कि जो ऑफिसर हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो केस देख रहे हैं आम जनता का, आम पब्लिक का, उनके ही अंदर डाउट्स है। मतलब भैया आम जनता, आम इंसान तो वो भी हैं। मिस्टर एक्स कह रहा है कि इस प्रोडक्ट पर रेट होना चाहिए, जो कि CVIC का ऑफिसर है, ये दोनों CVIC का ऑफिसर हैं। मिस्टर एक्स कह रहा है रेट होना चाहिए 18%, जो मिस्टर वाई है ये भी CVIC का ऑफिसर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटरनेट का ऑफिसर है, ये कह रहा है रेट होना चाहिए 12%। दोनों के डिफरेंस ओपिनियन है। अब क्या लगता है आपको? अब गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी यहाँ? अब मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट को यहाँ प्रॉब्लम होगी। क्यों? इसलिए होगी कि एक पर्सन तो टैक्स 18% दे रहा है, एक 12 दे रहा है। एक ऑफिसर तो कह रहा है जिसके भी उसके अंडर जो भी असेसी आते हैं उनसे तो वो 18% टैक्स ले रहा है, और एक ऑफिसर उनके अंडर जो भी असेसी आते हैं उनसे 12% ले रहा है। यानी एक ही प्रोडक्ट पे दो रेट चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि एक ऑफिसर का मानना है कि इस पे रेट होना चाहिए 18% और एक ऑफिसर का मानना है इस पे रेट होना चाहिए 12%। ये तो मैंने रेट का एग्जाम्पल दिया है। GST एक्ट में मैंने बताया, मैंने आपको CGST एक्ट में 174 सेक्शन है, उसके साथ रूल भी है, ठीक है। तो हो सकता है किसी भी सेक्शन में एक ऑफिसर कह रहा है ये होना चाहिए और दूसरा ऑफिसर कह रहा है ये होना चाहिए। यही बात अगर इसके अपोजिट में आम पब्लिक कह रही है तो वहाँ गवर्नमेंट में कोई इशू नहीं है इससे। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक्ट को इन्फोर्स कराना है वो मुझे कराना है। अगर आप कोई काम गलत करके आएंगे तो वो उनके पास, उन्हें तो पता है ना, मुझे तो पता है ना क्या ठीक है, मैं वो ठीक कर दूंगा। अगर आप कम टैक्स पे करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा भैया अपने कम टैक्स पे आप ज़्यादा पे करो। अगर आप लॉ को कुछ ओवर रूल करेंगे तो मुझे पता है लॉ क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सपोज करो मुझे ही कन्फ्यूज़न है, हमारे बीच ही कन्फ्यूज़न है, तो आपको क्या बताऊँगा? नहीं समझे तो एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, ठीक है, तो वो तो मैं क्लियर कर दूंगा। मैं कौन हूँ? मैंने आपको बताया मैं CVIC हूँ,
सेंटर बोर्ड एंड टेक्स्ट कस्टम। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन अगर कुछ मुझे ही डाउट्स हैं, जो मेरे ऑफिसर हैं, जो CBIC के भी नीचे ऑफिसर हैं ग्राउंड लेवल पे, अगर कोई मुझे इशू है तो मैं क्या करूँगा, मुझे लगता है टैक्स होना चाहिए 12%, तो मैं अपने इंश्योरेंस को 12% टैक्स, अगर मैं टैक्स यहाँ पर छोड़ दूँ, मुझे लगता है कि इस पर्सन को जिसने अपनी सप्लाई, अपना सेल की जो वैल्यू निकाली है वो इस तरीके से नहीं, किसी और तरीके से निकलनी चाहिए, और सामने वाला कह रहा है कि नहीं वो एक्स तरीके से नहीं, वाई तरीके से निकलनी चाहिए। यानी दोनों में लॉ में आपस में ही जो हमारे ऑफिसर हैं उनके ही बीच में कुछ इशू है। तो उन इशू को दूर करने के लिए जो CBIC के जो अंदर के ऑफिसर हैं, जिनको असेसी को मैनेज करना है, असेसी के लिए लॉ बनाना है, उनके टैक्स लेना है, उनसे कलेक्शन करवाना है, GST को इन्फोर्स कराना है, उनके ही बीच की जो आपस की दुआरी को जिसे दूर करना है, इसके लिए पिक्चर में आते हैं हमारा सर्कुलर। तो जब भी CBIC में कि जो ऑफिसर हैं उनके कुछ डबल व्यू होते हैं या ओपिनियन होते हैं, इनको दूर करने के लिए CBIC लेके आती है सर्कुलर। और वो क्या कहती है सर्कुलर में कि भैया आप सभी ऑफिसर को ये निर्देश दिया जाता है कि जो भी बात होगी, जिस पे जो भी टॉपिक से रिलेटेड बात होगी, कि आप उसको ऐसा माने। फॉर एग्जांपल कि टैक्स सभी ऑफिसर 12% अज्यूम करें, तो ये सभी ऑफिसर पे बाउंड है। अब सारे ऑफिसर अपने अपने व्यू से नहीं चलेंगे, उनको यही मानना पड़ेगा कि इस पे हर असेसी से 12% लेना है। अब ऐसा नहीं है कि जो ITO में ऑफिसर है वो कह रहा है अपने असेसी से कि आप 12% टैक्स दो, जबकि जो बम्बई का कोई ऑफिसर है वो कह रहा है 18% दो। ऐसा नहीं होगा। अगर सर्कुलर किसी टॉपिक पर अगर ऐसा हो रहा है, कहीं भी दो लॉ में दो व्यू हो रहे हैं, तो उन दो व्यू को हटाने के लिए CBIC एक सर्कुलर लेके आएगा। आपको दोबारा मैं ये बात रिपीट करना चाह रहा हूँ कि जो दो व्यू हैं वो जो ऑफिसर हैं उनके हैं। आम जनता के अगर दो व्यू हैं उनको GST मामले से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? इस एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो तो आंसर मैं दे दूंगा। अगर मुझे ही डाउट है तो उसके लिए मुझे पढ़ना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको कोई डाउट है तो आपको लॉ इन्फोर्स कराने के लिए CBIC बैठी है, उनके जो ऑफिसर बैठे हैं। अब जब उनके ऑफिसर को कोई डाउट है तो उन डाउट को दूर करने के लिए जो CBIC है वो सर्कुलर लेके आती है। ठीक है, ये मैंने इतना बताया। आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो सर्कुलर है वो ओनली ऑफिसर में बाउंड होता है। ये जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हम आम पब्लिक है, उन पे ये बाउंड नहीं है। ये बात ये मैंने बस यहाँ पे बता दी। इसका रीज़न मैं आगे डिस्कस करूँगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड। अब हमने एक्ट पढ़ लिया, पार्लियामेंट बनाती है। रूल पढ़ लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्कुलर हमारी जो CBIC है। और एक होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन होता है सेम रूल की तरह। आप ये मान के चलिए सेम रूल की तरह। इसमें क्या होता है, हम किसी सेक्शन पे लिख देते हैं कि हम ये चीज़ नोटिफाई करेंगे। वो नोटिफाई कहाँ करते हैं? वो करते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो ये चार चीज़ें जैसे हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट मैंने क्या बोला, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्लास में हम अपना फुल फ्लैश चैप्टर मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जब हमें जैसे लिंक होगा, जैसे देखो मैंने आपको एक बात कहना चाहूँगा। अभी हमारा आज का ये तीसरा लेक्चर ख़त्म होता, और मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको इन 3 लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट करें, जिससे मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और स्टूडेंट के साथ भी जिनके उनका ही भला हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो आप ये बात ज़रूर याद रखें कि जब मैं आगे वाले लेक्चर आपको पढ़ाऊँगा, अगर आपसे रिलेटेड कुछ डाउट आ रहे हैं तो अभी तो आप कमेंट में पूछें ही, लेकिन मैं आपको ये इंश्योरेंस भी देता हूँ, अगर आप कमेंट में नहीं भी पूछ रहे हैं तो आने वाले लेक्चर में आपके डाउट ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। कैसे दूर होंगे सर? जब मैं जो सेक्शन पढ़ाऊँगा तब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा, तब मैं आपको दोबारा इन्फॉर्मेशन दोबारा लेकर आऊँगा डिटेल में। तो अब अभी तो जो मैंने आपको बताया ये सर्कुलर क्या है, रूल क्या है, एक्ट क्या है, ये हल्का टच करा है। जब मैं आगे आपसे पढ़ूँ आपको हल्की पता होना चाहिए, आपका बेस बनाया है। आगे हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे।
तो इसी साथ मैं आज क्लास ख़त्म करता हूँ। सो प्लीज़ आई होप आप सब अच्छा करेंगे, और मेरा डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अलविदा।